हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 17 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, आप में से कुछ लोगों के डाउट्स थे, ठीक है। मैं पहले उनको ज़रा एड्रेस कर दूं, 1 मिनट लेके। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे सर कि पीडीएफ नहीं मिल रही। देखो, यहाँ पर ना एक टेलीग्राम चैनल है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल। मेक श्योर कीजिए कि आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी पीडीएफ्स होंगी वो यहीं पे शेयर कर जाती हैं, ठीक है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज सिंपली आप टेलीग्राम पे जाओ, पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। दूसरा, कुछ लोगों ने मुझसे से पूछा था सर कि सी सेट के क्वेश्चन कल डिस्कस नहीं हुए। देखो, दरअसल में ना थोड़ा मैं 2-3 दिन के ब्रेक पे था, कुछ काम की वजह से इनफैक्ट मैं था। तो ये जो सी सेट वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं ना रोज प्रीलिम बूस्टर के अंदर, ये मैं मंडे से रिज्यूम कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसके अलावा जो सी सेट के रिगार्डिंग जिनको कंसर्न्स फील होते हैं, तो सी सेट वीकली करके भी हम एक सीरीज लेकर आते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट लास्ट वीक भी उसका एक लेक्चर आया था, आप जाके हमारे इसी चैनल के ऊपर उस पर्टिकुलर लेक्चर को भी देख सकते हो। तो 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। तो सी सेट वीकली आप डेफिनेटली देखा करें अगर आपको कोई भी सी सेट में दिक्कत है। दूसरी चीज, कुछ लोगों को इकोनॉमी में इश्यूज आते हैं थोड़ा समझने के अंदर। तो वैसे तो हम हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक वीकली सीरीज लेकर आएंगे, पर इकोनॉमी वीकली को मैं ही डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमी वीकली हर संडे टू संडे आया करेगी। लास्ट संडे भी आई थी, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं पिछले सालों के अंदर जिन्होंने मुझे पर्सनली बताया कितना हेल्पफुल रहा, ठीक है। रैंक 98 से मेरी बात हुई, रैंक 329 आई थिंक अभिरुचि का, शुभाली परिहार का। उन्होंने मुझे बताया कि इकोनॉमी वीकली उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई अपने एग्जाम को अच्छा बनाने के अंदर। तो मेक श्योर इस पर्टिकुलर इकोनॉमी वीकली को तो आप डेफिनेटली देखा ही कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ डाउट्स थे आप सभी के, आई होप आपको ये एड्रेस हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू OMSS, दैट इज ओपन मार्केट सेल स्कीम। देखो, 4 वर्ड है यहाँ पे, ओपन मार्केट सेल स्कीम। तो एक तरह की स्कीम है सर जो ओपन मार्केट में सेलिंग की बात करती है। थोड़ा सा आइडिया तो लगा, बट समझते हैं इसको। देखो, जैसे हम बात करें, अगर आपके राइस की बात कर लो, आप वीट की बात कर लो, मुझे बताओ कि इनके प्राइस, इनका क्या दाम होना चाहिए, किन चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। सर, हमें पता है जो प्राइस डिपेंड करता है ना, वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर करता है कि नहीं। ये सब आप लोग जानते हो। अगर मान लो कोई चीज कम सप्लाई में होती है तो कहीं ना कहीं उसके जनरली दाम बढ़ जाते हैं। और अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली क्या होता है, अकॉर्डिंगली उसके भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हमें सर प्राइजेस को मेंटेन करना है या स्टेबलाइज करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सप्लाई और डिमांड के बीच में एक तरह का इक्विलिब्रियम हम मेंटेन रखें, तो कहीं ना कहीं उसके प्राइसेस जो होंगे वो अकॉर्डिंगली मेंटेन रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, राइस और वीट के केस में ना बड़े इश्यूज होते हैं, दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल। तो आप जानते हो कि हमारे पास एक एंटिटी है FCI के नाम से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके पास ना अच्छा खासा स्टॉक पड़ा रहता है। सर, किस चीज का स्टॉक, आपके राइस और वीट का इतना सारा आप जानते होंगे स्टॉक पड़ा रहता है। अब अगर ये मान लो कि राइस वीट के दाम अगर ज्यादा हो रखे हैं मार्केट के अंदर, अगर हम ये जो FCI का स्टॉक है उसमें से कुछ स्टॉक निकाल के, उसमें से कुछ राइस और वीट निकाल के अगर ओपन मार्केट में सेल करें, तो उससे क्या होगा सर, ओपन मार्केट के अंदर जो सप्लाई थी वो बढ़ नहीं जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। क्योंकि यहां से हमने जो FCI के गोदाम में जो हमारे पास राइस और वीट था, हमने क्या कर दिया, ओपन मार्केट में ले आए। तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा, उससे प्राइस स्टेबलाइज होंगे या नहीं होंगे, आंसर इज यस। तो दरअसल में ना इसी को ही ओपन मार्केट सेल स्कीम बोला जाता है, कि जो भी वीट और राइस का सरप्लस स्टॉक हमारे पास FCI के पास है, तो उसको क्या करें, एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, मतलब जो प्री डिटर्मिन्ड प्राइस होते हैं, ई ऑक्शन के माध्यम से हम क्या करें, ओपन मार्केट में उसको सेल कर दें, इसी को बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, फूड ग्रेन की सप्लाई बढ़ जाएगी एंड अकॉर्डिंगली प्राइसेस हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। अब आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही होंगी कि सर अच्छा चलो हम ये चीज कर तो रहे हैं, पर रीजन भी हमें पता लग गया, पर कैसे कर रहे हैं। देखो, तरीका तो आपका ई ऑक्शन का ही होगा, ठीक है। ई ऑक्शन के माध्यम से ये चीजें वर्क करती हैं। दूसरी बात आपके दिमाग में होगा, सर इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है, कौन इसको खरीदता है। देखो, इसके खरीदने के लिए ना अलग अलग एंटिटीज हो सकती हैं। अलग अलग एंटिटीज का मतलब क्या है सर, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपके आटा चक्की वाले हो गया, आपके जो फ्लोर मिल्स होती हैं, ठीक है ना, आपके कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स हो सकते हैं, आपके बल्क बायर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स UT ये भी हो सकती हैं, ठीक है ना।
गेटिंग द पॉइंट। तो ये सब यहाँ पर खरीद सकते हैं, तो जिसको भी चाहिए होगा राइस और व्हीट तो अकॉर्डिंगली वो खरीद लेगा, ठीक है ना। तो ये तो सर हमें समझ आ गया कि अच्छा ये लोग खरीद लेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमारे प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे। अभी सर न्यूज़ क्या है, देखो न्यूज़ दरअसल में अभी ये है कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, इनको यहाँ पे इस बार के लिए हमने अलाउ नहीं करा है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या, जो राइस और व्हीट का हम करते थे ना, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने सेलिंग करने से मना कर दिया कि हम ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बेचेंगे। अब ऐसा क्यों, देखो हमारा कहीं ना कहीं कोशिश है कि बाकियों के पास ज्यादा जाए, ठीक है ना, उनको ज्यादा शेयर मिले, इस वजह से हमने इसको इंश्योर किया है कि स्टेट गवर्नमेंट को नहीं चाहिए और हम चाहते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाए। अब इसमें सर पॉलिटिक्स आ गई है। पॉलिटिक्स कैसे आ गई है, देखो एक है, आप जानते हो अभी थोड़े टाइम पहले कर्नाटका में सरकार बनी, कर्नाटका गवर्नमेंट बनी, ठीक है। तो वहां पर आप जानते हो कांग्रेस की सरकार बनी है वहां पे। अब उन्होंने ना अपने जो वोटर्स थे उनको प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि उनके यहाँ एक स्कीम आएगी, अन्न भाग्य स्कीम, उसके अंदर सबको फ्री चावल, मतलब ऐसे, मतलब आई थिंक ना फ्री राइस की बात उन्होंने करी थी। अब अगर खुद बताओ स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे सोचा होगा कि लोगों को ये राइस बांटेंगे, उन्होंने सोचा होगा ना कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत हम चावल खरीद लेंगे एंड अपने जो लोग हैं वहां के कर्नाटका के उनको दे देंगे। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये मिलेगा ही नहीं, तो ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर हमने इसको बंद ही कर दिया, तो इनको नहीं मिल पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट हो गई, अब इसके ऊपर संदेह उठ गया, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ गया। तो पॉलिटिक्स देखो अपनी साइड है, हम उसमें नहीं जाएंगे कि क्यों किया है सरकार ने, कैसे किया है, पर आप उद्देश्य समझे या नहीं समझे ओपन मार्केट सेल स्कीम का, इसी को बोलते हैं। तो ये थोड़ा समझ लेते हैं, न्यूज क्या थी वो हम समझ गए हैं। बाकी एफसीआई सेल करता है सरप्लस स्टॉक को, ये भी हम जान चुके हैं। प्राइजेस पहले से प्री डिटरमिन्ड होते हैं, एक तरह का ई ऑप्शन होता है, उसके ऊपर कहीं ना बिडर्स को बिड कर सकते हैं कि एक पॉइंट होगा, उसके ऊपर जो भी अकॉर्डिंगली बिड करता रहेगा तो ऑप्शन के माध्यम से उसको खरीद सकता है। कोशिश यही है कि जब सप्लाई कम हो, लीन सीजन हो, उस टाइम पर हम चीजों को मेंटेन कर पाए। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एक तरह का वीकली ऑप्शन होता है, ठीक है, एक एनसीडीईएक्स है, जैसे एक्सचेंज नहीं होता, आप लोग क्या करते हो, जैसे शेयर्स खरीदने होते हैं, तो शेयर्स भी तो आप एक्सचेंज पे खरीदते हो ना, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज दरअसल में कुछ नहीं है, एक मंडी है। तो यहां पर भी ना इन सभी चीजों की कमोडिटीज वगैरह खरीदने बेचने के लिए एक तरह की मंडी का ही नाम है एनसीडीईएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है। तो जनरली स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज को अलाउड होता है, इस बार के केस में हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को इससे बाहर रखा है। मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट पार्टिसिपेट कर सकती हैं और जिन एरियाज में डिजास्टर वगैरह है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर सिंपली मैं बात करूं तो सेंट्रल पूल से स्टेट गवर्नमेंट्स को एक तरह से उनको सेलिंग ऑफ राइस एंड व्हीट रोक दी गई है, ठीक है। अब प्राइस फिक्स होता है, मैंने आपको समझा दिया, एक रिजर्व प्राइस होता है और उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं आप बिड कर सकते हो, ठीक है ना। व्हीट एंड राइस ऑफर होते हैं यहाँ पर, 3 स्कीम्स के अंतर्गत ये चीज वर्क करती है। 3 स्कीम्स क्या है, पहली 2 है थोड़ी व्हीट से लिंक्ड और तीसरी की हम बात करते हैं राइस की। उतना डिटेल में आपको नहीं जाना तीनों स्कीम्स के अंतर्गत, बट आप पॉइंट समझो कि कैसे ये चीज वर्क करती है। ध्यान रखना कि एक तो देखो एफसीआई आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करता ही है, मतलब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उसके अंतर्गत तो स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करता ही है, ये उससे अलग है, ठीक है। ये उससे भी बाद में अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए या ये प्राइवेट ट्रेडर्स, बल्क बायर्स, फ्लोर मिल्स वगैरह को चाहिए तो उसके लिए ये चीज होती है, ठीक है ना। तो ये आई होप ये पर्टिकुलर ओपन मार्केट स्केल स्कीम आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। देखो कुछ टाइम पहले की बात है, हमने ना एनआईआरएफ रैंकिंग्स के बारे में पढ़ा था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये एनआईआरएफ रैंकिंग्स को लेकर आती है, पहली बात तो, ठीक है। सिर्फ इसमें होता क्या है, देखो नाम से क्लियर है, एनआईआरएफ इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग होती है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप याद करो, हमने पढ़ा था कैसे आईआईटी मद्रास टॉप पर है, उसी तरह से हम याद करो जब हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस की, हमने देखा था ना जो एम्स है हमारा, एम्स दिल्ली वाला, तो दिल्ली वाला एम्स टॉप पर आता है। उसी तरह से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप जानते हो आईएम अहमदाबाद जो है वो टॉप पे आता है। तो इस तरह से ये रैंकिंग देखी थी ना, ठीक है। मिरांडा हाउस के बारे में भी देखा था हमने, इस तरह से मतलब हमने अलग अलग चीजें देखी थी। अब ये चलो हमने ये तो चीजें पढ़ ली थी, पर आज के टाइम पर ना बहुत सारी डिबेट हो रही है। डिबेट क्या हो रही है, डिबेट ये हो रही है कि भैया जो ये तरीका अपनाते हैं एनआईआरएफ वाले वो थोड़ा ठीक नहीं है। समझ आई बात, तो पॉइंट वो था। तो थोड़ा अगर इसका पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2016 में इसको सेटअप किया। कुछ क्रिटिकल इंडिकेटर्स होते हैं, एक तरह की मेथोडोलॉजी होती है यहाँ पे, जैसे अलग अलग कॉलेजेस को, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को ऐसे ये रैंक करते हैं। तो क्या तरीका होता है, देखो यहाँ पर 5 इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। पहला हो गया आपका टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, उसी तरह से आपका रिसर्च कितना होता है वहां पे, ग्रेजुएशन के बाद उनके क्या आउटकम्स है,
ठीक है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, हर तरह के लोग हैं या नहीं है, एंड लोगों के अंदर उनका परसेप्शन कैसा है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और अलग अलग सेक्टर्स कवर किए जाते हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, ठीक है, इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि जो बिब्लियोमेट्रिक मेजर्स होते हैं ना, उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा हमारा यहाँ पे ध्यान है। सर बिब्लियोमेट्रिक क्या होते हैं? देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, कहाँ पे उनकी साइटेशन है, कितनी साइटेशन है, नंबर ऑफ साइटेशन हो गया, ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है जर्नल्स का, ये अलग अलग चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। अब इनको ना बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसा माना गया है कि बहुत ज्यादा इनको इंपॉर्टेंस दे दी है, तो असेसमेंट के अंदर इनको एक्सेसिव इंपॉर्टेंस देना ये थोड़ा सा रैंकिंग को ऊपर नीचे कर देता है। कहने का मीनिंग क्या है? देखो काफी लोग शायद अग्री करेंगे कि शायद आईआईटी बॉम्बे बढ़िया है ना कि आईआईटी मद्रास, पर हो सकता है कि आईआईटी मद्रास ने ज्यादा पर्टिकुलर रिसर्च पेपर डाल दिए हों एंड वो टॉप पे चला गया हो। तो इस तरह से ना बहुत सारे संदेह हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी एफिशिएंसी, कन्वीनियंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठते हैं। तो ये कुछ चीजें थी। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर क्या एनआरएफ एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट है या नहीं है? देखो ट्रांसपेरेंट उस तरह से है कि ये बताता है कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, ये बताया ना इसने 5 तरीके की कैसे ये चीज देखता है, तो उस तरह से इसने तरीका तो बताया है कि हाँ, पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताता कि हाँ यार इसमें अच्छा इतने ये सारी चीजें हैं। तो डिटेल्ड व्यू ना होने की वजह से काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन उठेंगे और आप अपनी मेंस के आंसर में डेफिनेटली इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज एनआईआरएफ को भी हमने थोड़ा जो उसका बेसिक बैकग्राउंड था वो भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अगले टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज MQ-9 रीपर अनमैन्ड यूएवी। यूएवी का मतलब क्या होता है? यूएवी इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। पहली बात तो ये समझ आ गई। बेसिकली कहने का मीनिंग क्या, मैं सिंपल ड्रोन्स की बात कर रहा हूं। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, आप नोटिस करो, इंडिया और यूएसए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो बहुत ही जल्द मतलब यूएस के विजिट पे जाने वाले हैं, ठीक है। अब उससे जस्ट पहले ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडिया और यूएस के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास खबरें आती रहती हैं, नासा और इसरो के बीच में एक तरह कोऑर्डिनेशन चल रहा है। बाकी और भी चीज़ों के अंदर एजुकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो गया, ठीक है ना, हमारे लोगों के बीच में हो गया, या फिर ट्रेड को हम कैसे प्रमोट कर पाएं, इसके रिगार्डिंग अलग अलग जगह पे डिस्कशन है। उसी तरह से हम ना डिफेंस के अंदर भी थोड़ी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। उसी के अंदर आप MQ-9 रीपर अनमैन्ड यूएवीज को रख सकते हैं, ठीक है। आप नोटिस करो, अब जो ड्रोन्स है ना वो सिर्फ सर्वेलेंस का काम नहीं करते, सिर्फ एक जगह पे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखते हैं कि हाँ यार कोई बाहर से बंदा तो नहीं आ रहा या फिर कुछ भी इस तरह की चीजें, पर अब तो ड्रोन को आप अटैक के तौर पे भी इनको यूज किया जाता है। बहुत सारी वॉर्स के अंदर हमने देखा है कि ड्रोन्स का एक्सेसिव यूज हुआ है। तो इंडिया भी देखो, एक साइड हमारे यहाँ पाकिस्तान है, एक साइड यहाँ पे चाइना है, तो हमें भी डेफिनेटली सर्वेलेंस भी करना है, अटैक्स वाले ड्रोन भी हमें चाहिए होंगे। तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमने क्या किया है, हमने MQ-9 रीपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की हमने यहाँ पे प्रोक्योर करने की हमने बात करी है फ्रॉम यूएसए, ठीक है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम, इनके द्वारा इनको डेवलप किया जाता है एंड इनको इंडिया प्रोक्योर करेगा आने वाले टाइम्स के अंदर। अब ये देखो, इतने इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्वेलेंस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, और एक तरह से जो रिकॉनिसेंस है, बेसिकली कहने का मीनिंग क्या, जो परिवेक्षण होता है एक जगह के ऊपर उसको एक्सप्लोर करना, एनिमी फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। कोई हो सकता है कुछ ऐसा एरिया हो जहां पर ना ज्योग्राफी बहुत ही खराब हो, खराब मतलब कि वहां पे अचानक से कुछ पहाड़ आ गए, कुछ जंगल आ गए, ऐसे एरियाज के अंदर हमें अक्सर ना इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये पर्टिकुलर जो ड्रोन्स हैं ये इसके लिए बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं, प्रॉपर सेंसर्स हैं, प्रॉपर कैमरास हैं, जो बहुत रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे देते हैं। और एक्चुअल में नोटिस करोगे ना तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो MQ-9 भी, जो दरअसल में इसी का एक वेरिएंट है MQ-9 रीपर का, इनको यूज किया गया था कहाँ पर, जो अल कायदा के लीडर थे ना, अयमान अल जवारी, इनको मारने के अंदर, इनको एलिमिनेट के अंदर, जो कि काबुल के अंदर हमें देखने को मिला था, उनको एलिमिनेट करने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो इस तरह से अगर आपको कोई पूछे ना कि ये पर्टिकुलर वर्ड न्यूज में था, किससे लिंक्ड है, कि पर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, और काफी अच्छे ड्रोन्स हैं, ठीक है ना। 50,000 फीट की यहाँ पे हाइट के ऊपर ये वर्क कर सकते हैं, लगभग 15 किलोमीटर के आई थिंक आसपास ये वर्क करता है। तो ये सारी चीजें हमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में पता होनी चाहिए। साथ में ही कोई आपसे पूछे कि इनको जरूरत क्या है, तो पहली बात तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस हो गया, ठीक है ना, कुछ उनकी रिगार्डिंग इंटेलिजेंस को गैदर करना, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना। आप जानते हो ना कि हम जैसे कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हम लेकर आए हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर ड्रोन्स के माध्यम से भी हम प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा देखो जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ठीक है ना,
चाहे पायरेसी की बात कर लो या फिर कोई बाहर से दूसरी कंट्री से आ रहा है, ठीक है, या फिर कुछ इश्यूज आते हैं तो SAR ऑपरेशन, हमारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, उनको ऑपरेट करने के लिए इनको यूज किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर कल को किसी एरिया के ऊपर मान लो कि कुछ इश्यूज हैं, कुछ डिजास्टर आ गया है, तो वहां पर भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पर भी इनका यूज किया जा सकता है। कल को आपका GS पेपर 3 होगा ना, तो वहां पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी अच्छे से यूज कर सकते हो मेंस के अंदर। स्ट्रेटेजिक डेटरेंस हो गया, ठीक है ना, सामने वाले को लगेगा कि नहीं यार इसके पास अच्छे ड्रोन्स हैं, तो पाकिस्तान और चाइना भी इंडिया के साथ लड़ाई करने से थोड़ा डरेंगे। तो इस तरह की चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए रिगार्डिंग MQ-9 रीपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अब देखो ये भी जो टेक्नोलॉजीज होती है ना, इनके बारे में यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे थर्ड के बारे में उसने 2018 में पूछा था, ठीक है ना। इवन मेंस के अंदर भी आप नोटिस करो तो जब भी हम कुछ टेक्नोलॉजीज प्रोक्योर करते हैं तब उसके रिगार्डिंग अक्सर हमारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे रशिया के साथ अक्सर हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, या साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर भी इनफैक्ट ना हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हुए हैं, राइट। अगले टॉपिक की तरफ अगर आगे चलें, दैट इज गोल्डन जैकॉल। इसकी यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ठीक है। देखने में आपको थोड़ा एक वुल्फ की तरह भी लगेगा, ठीक है, जैसे ग्रे वुल्फ होता है। एक बड़ा सा डॉग भी लग रहा है, एक लार्ज डॉग की तरह भी आपको दिख रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह का इसकी हाइट और शेप होती है। ध्यान रखना, इसको कॉमन जैकाल के नाम से भी जाना जाता है। एंड इनके लंबे लंबे हेयर होते हैं, पॉइंटेड ईयर्स हैं ये देखो, ठीक है ना। इस तरह से आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो अभी क्या था, इनको रेस्क्यू किया गया है, ठीक है ना, पुणे के एक मतलब वागले विलेज है, वहां से एक वेल के अंदर गिर गए थे, तो वहां पे यहाँ पे इनको रेस्क्यू किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे यूपीएससी पूछता है ना कि क्या खाते हैं, कब ये सोते हैं, इस तरह की चीजें। तो पहली बात ध्यान रखना, ये नॉकटर्नल भी है और डायर्नल भी है। कहने का मीनिंग क्या, ये दिन के टाइम भी एक्टिव है, ठीक है, और रात के टाइम पर भी एक्टिव है। अगर मान लो ये ह्यूमन सेटलमेंट्स जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर अगर ये रहते हैं लोगों के आसपास, तो क्या होते हैं, नॉकटर्नल, मतलब रात के टाइम पर एक्टिव होते हैं। अगर ये दूसरे एरियाज में रहते हैं तब क्या होंगे, ये डायर्नल जनरली होते हैं, कि दिन के टाइम पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सर खाते क्या है ये देखो सब कुछ ही खाते हैं ऑलमोस्ट, इंसेक्ट हो गया, फ्रूट, बर्ड, स्मॉल मैमल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे खाते हैं। इनके ग्रुप्स को पैक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, वुल्फ पैक आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं वहीं से आप ना इसका नाम ड्राइव कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो छोटी पहाड़ियां हो गया, फुट हिल्स हो गया, वहां पर ये कम मिलते हैं। पर ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा ये वैलीज के अंदर, ठीक है ना, रिवर्स के आसपास, उनकी ट्रिब्यूटरीज, कैनाल्स, लेक, पानी के जहाँ पे साधन है ना, वहां के पास में जनरली ये ज्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा आपके बुशेस, फॉरेस्ट, फ्लड लैंड्स, वहां पर भी देखे जाते हैं। तो अलग अलग लगभग सभी एरियाज में देखे जाते हैं। बस ये फर्क ये है कि कुछ एरियाज में इनकी मात्रा कम होती है, कुछ एरिया में इनकी मात्रा ज्यादा होती है। और याद करो मैंने क्या बताया था कि जहां पर ह्यूमन रहते हैं ना, वहां पर क्या होते हैं, रात के टाइम पर ज्यादा एक्टिव होते हैं। एक रीजन उसके पीछे का ये भी है कि रात के टाइम पे जाएंगे आराम से, वहां पे जो भी इनको गार्बेज वगैरह दिखेगा वहां पे वो गार्बेज ईट करेंगे, रात के टाइम पे वहां पे गार्बेज को खाएंगे। तो इसलिए ये जनरली ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास क्या होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं। आपको ना ये अलग अलग एरियाज में देखने को मिल जाएंगे, जैसे एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, बाल्कन्स। पर आज के टाइम पर ना ये नॉर्थ वर्ड भी एक्टिव हो रहे हैं, यूरोप वाली साइड में भी हमें यहाँ पे आज के टाइम देखने को मिल जाएंगे। IUCN स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर इनका शेड्यूल 2 के अंतर्गत ही हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने थे, ठीक है। आज के लेक्चर के बेस के ऊपर ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखो जो CSAT के क्वेश्चंस हैं, जो और डिस्कशन हम करते हैं, वो मंडे ऑनवर्ड्स में रिज्यूम कर दूंगा। थोड़ा अभी ना मैं उतना प्रॉपर फील नहीं कर रहा, कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से मैं 2-3 दिन की ब्रेक पे था, बट कल से मैं थोड़ा रिज्यूम कर लूंगा, और इकोनॉमी वीकली, CSAT वीकली, वो सारी चीजें हमारे से डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। इकोनॉमी वीकली आपको कल ही मिल जाएगा, संडे के दिन, ठीक है। CSAT वीकली आपको आई थिंक मंडे या ट्यूसडे के अंदर मिल जाएगा, राइट। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, क्विकली एक बार मैं उनका आपको आंसर बता देता हूँ। एक था जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, क्या ये UN वुमेन के द्वारा रिलीज किया गया है? द आंसर इज फॉल्स। व्हाट इज द रीजन सर? दरअसल में रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। हमने डिस्कस भी किया था कैसे वुमेन के रिगार्डिंग ना बहुत सारे हमारे बाइसेस देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों ने और भी एग्जांपल्स दिए थे कमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। जो फ्लाइट वाला एग्जांपल था, किसने उसके ऊपर भी कमेंट किया था कि हाँ हमारा ही कहीं ना कहीं, हमारा बचपन से ही हमें इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि हम मान के चलते हैं कि महिलाएं इस तरह से हैं, ठीक है, या कमजोर हैं, ऐसा हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। एंड और वो बाइसेस फिर कई बार ना जिंदगी भर चलते हैं। बट एज अ UPSC एस्पिरेंट आई थिंक आप सभी काफी मेच्योर हैं और इस बात को आप रियलाइज भी करेंगे। बात करें W20 ग्रुपिंग की, तो क्या ये स्टैब्लिश हुई इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी 2022 के टाइम्स पे? द आंसर इज ये भी फॉल्स है।
जो W20 की बात, जो वुमेन 20 की हम बात करते हैं, दरअसल में वो क्या है, G20 के अंतर्गत ही एक एंगेजमेंट ग्रुप है जो वुमेन के रिगार्डिंग बात करता है। और इसको इंडोनेशिया के टाइम, प्रेसिडेंसी के टाइम नहीं, जो टर्किश प्रेसिडेंसी थी ना 2015 के टाइम के ऊपर, वहां पर एस्टेब्लिश किया गया था। तीसरा हम बात करें संकल्प, संकल्प हमने देखा था जो हम स्किल्स के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री तो हमारी यही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पर क्या ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? द आंसर इज फॉल्स। ये दरअसल में एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सर सेक्टर और स्पॉन्सर्ड का फर्क क्या होता है? देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर जो पैसा होता है वहां पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। स्पॉन्सर्ड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपका पैसा देती है और साथ साथ आपका स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट फर्क आपको इनमें पता होना चाहिए। क्विकली आज के टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने देखा क्या, ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में। हमने देखा कि जो एफसीआई के पास जो एक्सेस फूड स्टॉक होता है, जो व्हीट एंड राइस का, ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू यहाँ पे सेल करती है। एक तरह का ई ऑक्शन देने को मिलता है, ठीक है। प्राइसेस पहले से वो प्री डिटर्मिन कर लेते हैं। अभी क्या हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स को इससे हमने बाहर रखने की बात करी गई है। पर कोशिश क्या होती है, एक तरह से जो हमारे जो प्राइसेस है ना चीज़ों के, वो प्राइसेस हम अकॉर्डिंगली उनको मैनेज कर पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब बाकी जो प्रोसीजर था वो तो हमने अच्छे से समझा ही है। बात हमने बाद में करी एनआईआरएफ के बारे में। हमने देखा कैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2016 के अंदर इस एनआईआरएफ मेथोडोलॉजी को रैंक किया था। हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं और अलग अलग स्टैंडिंग्स हैं डिपेंडिंग ऑन कॉलेज है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं या ओवरऑल कैटेगरी के अंदर। अभी आज हमने क्या डिस्कशन किया है, इनके जो बिब्लियोमेट्रिक्स थे उनके रिगार्डिंग, यानी कि कहने का मतलब जो आपके नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स हो गया, आपके साइटेशंस हो गया, और कैसा इम्पैक्ट फैक्टर है जर्नल का, इसके बेसिस के ऊपर जो ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, तो वो एक कंसर्न बहुत सारे राइटर्स द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। साथ में हमने डिस्कशन किया MQ9 जो रीपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थे। हमने देखा कि यूएसए के साथ हमारा यहाँ पे डिस्कशंस बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको प्रोक्योर करेंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो हमारा DAC है उसने अप्रूव किया है इस पर्टिकुलर चीज़ों को। और हमारा इंडिया हो गया, जो पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर हम उनको सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और साथ में ही जो अलकायदा लीडर थे, ठीक है ना, अमायन अल-जवाहिरी, उनको यहाँ पे मारने के अंदर MQ9 रीपर और जो इनके जो डिफरेंट वेरिएंट्स थे उनका भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लास्टली हमने बात करी किसके बारे में, गोल्डन जैकॉल के बारे में। एक तो पहली बात, इनका IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न, राइट। हमने देखा कि नॉकटर्नल भी हैं, डायर्नल भी हैं। अगर ये ह्यूमन सेटलमेंट के पास में रहते हैं तो नॉकटर्नल रहते हैं, अदरवाइज बाकी जो जनरली देखने को मिलते हैं वो हमें डायर्नल भी देखने को मिल जाते हैं। खाने के अंदर सब चीज़ें ही खा लेते हैं, इंसेक्ट्स हो गया, ठीक है ना, आपके स्मॉल मैमल्स हो गया, रोडेंट्स हो गया, ह्यूमन रिफ्यूज हो गया, इनके ग्रुप को हम पैक के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर वैसे हमें वैलीज हो गया, रिवर ट्रिब्यूटरीज हो गया, वहाँ देखने को मिलते हैं, पर बाकी जगह पर भी हमें ये देखने को मिल जाते हैं, थोड़ी सी कम मात्रा के अंदर बस देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आज हमें डिस्कस करने थे। अगर आपको इसके लेक्चर की PDF चाहिए तो जैसा हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल प्रेस की टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड साथ ही साथ जो बाकी हमारे और इनिशिएटिव्स हैं उनके रिगार्डिंग भी आप उनको फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी उनके बारे में बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।